दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल फन फैक्ट है। इसके आज की ब्रेकिंग जियोपॉलिटिकल न्यूज बहुत सारी हैं। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने अनाउंस किया है श्रम श्री स्कीम फॉर माइग्रेंट्स वर्कर्स जो दूसरे स्टेट में हैरेसमेंट फेस कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब और आगे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, रियल फैक्ट्स के साथ आपको पूरी न्यूज बताऊंगा, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी ऐड करके बताऊंगा। तो अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और लोगों को वीडियो शेयर करें। तो ये स्कीम ममता दीदी ने 18 अगस्त 2025 को हावड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। श्रम श्री स्कीम के अंडर रिटर्निंग माइग्रेंट्स वर्कर को 5,000 रुपये मंथली कैश इंसेंटिव मिलेगा 12 मंथ तक या जॉब मिलने तक, प्लस स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ऑलरेडी 10,000 लोग वेस्ट बंगाल वापस आए हैं। पास्ट मंथ में हेल्पलाइन और पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है मदद के लिए। क्यों ये फैसला लिया गया? एक्चुअली बीच पे रूल्ड स्टेट जैसे उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में बंगाली स्पीकिंग माइग्रेंट मोस्टली मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। उनको बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स बोल के डिटेन, टॉर्चर और डिपोर्ट कर रहे हैं। इवन अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तो पुलिस ब्राइब्स मांगती है 5 से 7 लाख रुपए। ममता का एलिगेशन है ये प्री प्लान अटैक है बंगाली आइडेंटिटी पे। एनआरसी सीएए के थ्रू सिटीजनशिप छीनने की साजिश हो रही है। ये सब ऐसा बोला है ममता जी ने। क्यों बड़ी न्यूज़ बन रही है? ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है टीएमसी वर्सेस बीजेपी के बीच, क्योंकि 2026 वेस्ट बंगाल इलेक्शन आने वाला है। ममता बंगाली प्राइड प्रोटेक्शन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस इशू किया है यूनियन और स्टेट्स को हैरेसमेंट पे। 22 लाख बंगालीज दूसरे स्टेट्स में काम करते हैं। जॉबलेसनेस एट होम वर्सेस थ्रेट आउटसाइड, ये माइग्रेंट्स क्राइसिस इंडिया वाइड इशू बन गया है। क्यों माइग्रेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है? एक्चुअली बंगला बोलने पे शक होता है कि मुस्लिम होने पे टारगेट करते हैं। बीजेपी स्टेट्स में रेड्स मारे जाते हैं। 5,000 प्लस केसेस उड़ीसा में एक ऐसे ही हैं। फेक आधार वाले बांग्लादेशी मिक्स होते हैं लेकिन रियल इंडियंस इसमें सफ़र करते हैं। बहुत सारी जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। टीएमसी हेल्पलाइन से 60 प्लस केसेस दिल्ली से रिपोर्ट किए हैं, मतलब दिल्ली से ही रिपोर्ट 60 प्लस से केसेस यहाँ पे मिले हैं। मोस्ट माइग्रेंट्स रिटर्न्स हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल इकोनॉमी पे प्रेशर है लेकिन टीएमसी वोट्स अगेन गेन कर सकती है एंटी बीजेपी वेव से। सुप्रीम कोर्ट केस से नेशनल डिबेट भी बढ़ चुका है। मे बी न्यूज़ लॉस बन सकते हैं माइग्रेंट्स प्रोटेक्शन के लिए। अगर हरेसमेंट ना रुके तो इंटर स्टेट टेंशन भी बढ़ सकती है। फेडरलिज्म पे असर भी पड़ सकता है। 2026 इलेक्शन में बीजेपी को ब्लैकलिस्ट या फिर ऑल इंडिया माइग्रेंट्स पॉलिसी बनाना पड़ सकता है। वर्स्ट केस की बात करेंगे तो मोस्ट डिपोर्टेशन स्टेटलेस पीपल इंक्रीज लाइक रोहिंग्या क्राइसिस हो रहे हैं। पॉजिटिव की बात करें तो स्किल ट्रेनिंग वेस्ट बंगाल में दी जा रही है जिससे जॉब बूस्ट हो सकती है। दोस्तों दूसरी न्यूज़ की बात करेंगे तो आज एक अहम खबर आ रही है। गुजरात में 185 पाकिस्तानी नेशनल्स को इंडियन सिटीजनशिप मिल चुकी है अंडर सीएए। ये स्टोरी है स्ट्रगल, होप और एक नई शुरुआत की और साथ की। आगे क्या हो सकता है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। चलो शुरू से देखते हैं क्या है न्यूज़। गुजरात में 25 जुलाई 2025 को 185 पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को इंडियन सिटीजनशिप्स दिया गया था अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA। ये लोग कच्छ, मोरबी और राजकोट डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हैं जो पाकिस्तान में रिलीजियस परसेप्शन से भागकर इंडिया आए हैं। ये ऐसी कहानी है 70 साल के सूरजी कांजी सोधा की जो थारपरकर सिंध से अपनी वाइफ तजू कौर और 8 बच्चों के साथ 2009 में इंडिया आए। उन्होंने अपनी 40 एकड़ ज़मीन और लाइव स्टॉक छोड़ दिया सिर्फ अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए। आज वो कच्छ के जूरा कैंप में एक मड हट में रहते हैं और डेली वेज वर्कर हैं। उनका कहना है ये मेरी सेकंड बर्थ है। CAA आखिर है क्या? ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज, क्रिश्चियनिटीज जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से 31 अक्टूबर 2014 से पहले इंडिया आए हुए हैं उन्हें फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप्स देता है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च हुआ है। मार्च 2025 में ये लॉ कंट्रोवर्शियल है लेकिन परसिक्यूटेड कम्युनिटीज के लिए एक नई उम्मीद लाया है। राजकोट के आत्मिया कॉलेज में सेरेमनी हुई जहां गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने सर्टिफिकेट्स दिए। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। एक बेनिफिशियरी
भावनाबेन महेश्वरी ने कहा, पाकिस्तान में हम फेस्टिवल्स भी फ्रीली नहीं मना सकते थे। आज मैं प्राउडली इंडियन महसूस कर रही हूँ। इन रिफ्यूजीज ने ईयर्स तक पेपर वर्क और लीगल हार्डर्स फेस किया है। कई लोग टूरिस्ट वीज़ास पे आए और सिटीजनशिप्स के लिए 10-15 साल तक वेट किया। हीशा कुमारी, एक डॉक्टर जो 2013 में इंडिया आई, ने भी अपने मेडिकल कैरियर के बावजूद सिटीजनशिप्स के लिए स्ट्रगल किया। ये नए सिटीजनशिप्स अब एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग स्कीम्स का बेनिफिट उठा सकेंगे। इनके बच्चों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन CAA का कंट्रोवर्सी अब भी है। कुछ लोग इसे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। आगे और रिफ्यूजीज के लिए प्रोसेस को फास्ट करने की डिमांड बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये स्टेप्स इंडिया के लिए बड़ा है, लेकिन सवाल ये है क्या CAA का इम्प्लीमेंटेशन और तेजी से होगा? क्या और रिफ्यूजीज को जल्दी सिटीजनशिप मिलेगी या कंट्रोवर्सी और बढ़ेगी? एक चीज क्लियर है, इंडिया अपने प्लूरिस्टिक्स वैल्यूज को दुनिया के सामने रख रहा है। आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइए। थर्ड न्यूज की बात करेंगे हम। प्राउड मूवमेंट इंडिया के लिए है। इंडिया के पहले ISS एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने PM मोदी से मुलाकात की और उन्होंने स्पेस में गया हुआ ट्राई कलर मतलब तिरंगा उन्हें गिफ्ट किया। ये न्यूज़ बिल्कुल बड़ी है क्योंकि इसका जियोपॉलिटिक्स और फ्यूचर्स मिशन पर असर हो सकता है। तो चलो देखते हैं इस न्यूज़ को। 18 अगस्त 2025 को PM मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की, जो पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS गए। शुक्ला ने PM को Axiom 4 मिशन का पैच और वो इंडियन ट्राई कलर गिफ्ट किया जो उन्होंने ISS पे ले जाके फ्लटर किया था। ये वही फ्लैग है जो 29 जून को PM के साथ वीडियो कॉल में बैकग्राउंड में दिखा था। लखनऊ के शुभांशु शुक्ला Axiom 4 मिशन का हिस्सा थे जो 25 जून को फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ था और 26 जून को ISS से डॉक किया गया था। 20 दिन के मिशन में उन्होंने 60+ एक्सपेरिमेंट और 20 आउटरीच सेशन किए विद एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम US, पोलैंड और हंगरी। 15 जुलाई को वो अर्थ पे वापस आए। PM मोदी ने शुक्ला से कहा कि वो अपने स्पेस एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करें फॉर इंडियाज गगनयान मिशन। शुक्ला ने 1 अगस्त को कहा, मैंने PM का होमवर्क पूरा किया। ये नॉलेज गगनयान जैसे फ्यूचर मिशन के लिए गेम चेंजर होगा जो इंडिया को स्पेस सुपर पावर बनाने में हेल्प करेगा। ये माइलस्टोन इंडिया के स्पेस एम्बिशियस को दुनिया के सामने रखता है। गगनयान मिशन जो 2026 में लॉन्च हो सकता है, इंडिया को US, रसिया और चाइना के एलीट स्पेस क्लब में ले जाएगा। इससे न सिर्फ साइंटिफिक प्रोग्रेस होगा बल्कि ग्लोबल स्टेज पे इंडिया का इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। क्या इंडिया जल्दी मून या मार्स मिशन पे फोकस करेगा? कमेंट पे जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये था शुभांशु शुक्ला का स्पेस से PM मोदी तक का सफर। फोर्थ न्यूज की बात करेंगे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने PM मोदी, जी हाँ, PM नरेंद्र मोदी को फोन किया है जस्ट 2 days आफ्टर हिज अलास्का समिट विद US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। क्या है इस कॉल का मतलब? क्या यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स आगे बढ़ेगा? चलो देखते हैं इस न्यूज को। हाँ, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। 18 अगस्त 2025 को पुतिन ने PM मोदी को कॉल किया और अलास्का में ट्रंप के साथ हुई बात शेयर की। ये समिट यूक्रेन वॉर के सॉल्यूशन के लिए था, लेकिन सीज फायर डील अभी नहीं हुई है। PM मोदी ने इंडिया के क्लियर स्टैंड रिपीट की। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का पीसफुल रिसोल्यूशन चाहिए और इंडिया हर एक डिप्लोमेटिक एफर्ट का सपोर्ट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप के साथ अपनी बात का असेसमेंट दिया और मोदी ने डायलॉग्स के थ्रू पीस पर जोर दिया। मोदी ने X पे भी पोस्ट किए और थैंक यू माय फ्रेंड पुतिन फॉर शेयरिंग इनसाइट। इंडिया कंसिस्टेंसी कॉल्स फॉर पीस इन यूक्रेन। ये दिखाता है इंडिया रशिया दोस्ती और मोदी का पर्सनल रैप्चर विद पुतिन। ये कॉल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया एक न्यूट्रल प्लेयर है जो रशिया और वेस्ट दोनों से बात करता है। मोदी ने रिसेंटली यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी बात की थी जिसपे पीस और बायलैटरल टाइज डिस्कस हुए थे। अलास्का समिट के बाद पुतिन का मोदी को कॉल करना दिखाता है कि रशिया इंडिया को ग्लोबल डिप्लोमेसी में की प्लेयर मानता है। ट्रंप ने इंडिया पर 25% टैरिफ लगाया है रशियन ऑयल इंपोर्ट्स की वजह से। तो ये कॉल शायद US इंडिया टेंशन को बैलेंस करने का एक एफर्ट भी हो सकता है। फ्यूचर में इंडिया और भी एक्टिवली मीडिएट कर सकता है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स में क्योंकि मोदी जी ने दोनों साइड्स
यूक्रेन से बात की है। अगर पीस डील टॉक्स प्रोग्रेस करते हैं तो यूएस शायद इंडिया पर टैरिफ्स हटा सकता है, जो इंडिया के इकोनॉमी के लिए बड़ा बूस्ट होगा। पुतिन और मोदी का रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है कि इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रांग होगी डिस्पाइट वेस्टर्न प्रेशर। तो दोस्तों ये थी पुतिन मोदी कॉल की फुल स्टोरी और इसका जियो पॉलिटिकल एंगल। आपको क्या लगता है कि इंडिया यूक्रेन वॉर को रोकने में बड़ा रोल प्ले करेगा? आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिफ्थ न्यूज की बात करेंगे आज के वीडियो में। हम बताएंगे कि इंडिया चाइना रिलेशंस पे लेटेस्ट अपडेट क्या आ रही है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी आज 18 अगस्त 2025 को न्यू दिल्ली पहुंचे हैं 2 डेज विजिट पे। उनका ऑफिशियल ट्रिप है इंडिया के साथ टॉक्स के लिए। मेन पर्पस है बॉर्डर टेंशन को डिस्कस करना। वांग यी कल 19 अगस्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से बॉर्डर टॉक्स करेंगे, प्लस वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे टू स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज। तो क्या मीटिंग की हाइलाइट्स होने वाली है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने वांग यी से मीटिंग में कहा है कि इंडिया चाइना रिलेशंस को म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी और म्यूचुअल इंटरेस्ट से गाइड करना चाहिए। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 गलवान क्लैश के बाद से रिलेशन स्ट्रेन्ड्स हैं। इंडिया और चाइना के बीच LAC पे ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स हैं। रीसेंट डिसएंगेजमेंट एफर्ट्स हुए हैं जैसे डेपसेंग और डैमचौक एरियाज में, बट फुल रिजोल्यूशन अभी बाकी है। ये विजिट चाइनीज साइड से पॉजिटिव सिग्नल है डिप्लोमेसी के लिए। अगर टॉक सक्सेसफुल हुए तो बॉर्डर पीस एग्रीमेंट हो सकते हैं, ट्रेड बूस्ट हो सकते हैं। इंडिया चाइना ट्रेड करीब $100 बिलियन प्लस है, बट अगर नहीं है तो टेंशन बढ़ सकते हैं, स्पेशली विद US इंडिया अलाइज स्ट्रांग होने से। फ्यूचर में एक्सपेक्ट मोर हाई लेवल्स विजिट या क्वाड मीटिंग्स टू काउंटर चाइना। मतलब अगर इंडिया अमेरिका की तरफ जाता है तो दिक्कत हो सकती है। दोस्तों ये थी क्विक अपडेट ऑफ वांग यी इंडिया विजिट 2025। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, अमेरिका इंडिया के लिए बहुत ही जरूरी है या चाइना? 6 न्यूज की बात करूंगा तो हमास ने गाजा के लिए नए सीजफायर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है बहुत दिनों के बाद। जी हाँ, ये न्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, इसको आगे हम देखते हैं। हमास का सीजफायर एक्सेप्ट करना। हमास ने इजिप्ट और कतर के मीडिएटर्स के नए सीजफायर प्रपोजल को बिना किसी अमेंडमेंट के मान लिया है। ये एक बड़ा स्टेप्स है क्योंकि ये वॉर 22 मंथ से चल रहा है। इजिप्ट और कतर US के सपोर्ट के साथ लंबा टाइम से इस कॉन्फ्लिक्ट्स में लास्टिंग ट्रूस लाने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा में ह्यूमैनिटीज क्राइसिस बहुत सर्व है, फेमाइन का खतरा और मिलियंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट का भी खतरा है। ये प्लान कहता है कि 60 डे ट्रूस होगा जिसमें 10 इजरायली हॉस्टेज को कुछ बॉडीज रिलीज करने होंगे पहले फेज में। दूसरे फेज में बाकी हॉस्टेजेस और परमानेंट सॉल्यूशन पे टॉक्स होंगी। अभी इजराइल ने ऑफिशियली रिस्पॉन्ड तो नहीं किया है, लेकिन PM नेतन्याहू कहते हैं कि वो फुल हॉस्टेज रिलीज ऑफ वॉर एंड के टर्म्स पे भी एग्री करेंगे। गाजा में सिचुएशन बियॉन्ड इमेजिनेशन है, जैसे इजिप्शियंस फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। सिविल डिफेंस के मुताबिक इजरायली स्ट्राइक्स में 11 लोग मारे गए हैं मंडे को, मतलब जिस दिन मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजराइल पे डिलाइबरेट स्टारवेशन पॉलिसी का इल्ज़ाम लगाया जो इजराइल डिनाई करता रहा है। अक्टूबर 2023 के हमास अटैक में 1219 लोग मारे गए और इजराइल के ऑफेंसिव में 62,000 प्लस पैलेस्टीन की डेथ हुई है। मोस्टली सिविलियन यहाँ मारे गए हैं। आगे क्या? आगे इजराइल ये डील एक्सेप्ट करता है तो 60 डेज का ट्रूस गाजा के लोगों को थोड़ी रिलीफ तो दे सकता है, एड फ्लो बढ़ सकती है। लेकिन अगर इजराइल के डिमांड्स फुल हॉस्टेज रिलीज मीट नहीं होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट भी हो सकता है, क्योंकि इजराइल कैबिनेट ने गाजा सिटी में ऑफेंसिव एक्सपेंड्स करने का प्लान बनाया था। ये डील इंटरनेशनल प्रेशर के वजह से पुश हुई है, तो शायद UN या US इसको इम्प्लीमेंट करवाने में और जोर लगा सकते हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अब लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, अमेरिका, यूरोपियन लीडर जेलेंस्की ये सब व्हाइट हाउस पे मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग अभी तक तो नहीं पता चला है कि क्या निष्कर्ष निकला है, लेकिन मैं आपको आगे पूरी न्यूज़ बताने वाला हूँ। एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट जो 18 अगस्त 2025 को वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में हुआ। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की और यूरोपियन लीडर के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की। रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए ये एक बड़ा स्टेप था। चलिए देखते हैं इस मीटिंग के हाइलाइट्स। ये मीटिंग फरवरी के मुकाबले काफी अलग थी, जब जेलेंस्की को ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने US मिलिट्री सपोर्ट के लिए थैंकफुल ना होने के लिए
ताना मारा था। इस बार वाइब बिल्कुल ही पॉजिटिव थी। तो चलिए, इस बार मीटिंग में कोई ड्रामा नहीं था। ट्रंप ने कहा कि यूएस यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी सपोर्ट करेगा। डिटेल्स अभी वेज हैं, लेकिन जेलेंस्की ने इसके लिए यूएस और ट्रंप का दिल से शुक्रिया अदा किया। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों ने भी कहा है कि ये गारंटीज पूरे यूरोप के लिए जरूरी है। यूरोपियन लीडर जैसे यूके के पीएम कीर स्टामर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्च और नाटो चीफ मार्क रूट ने भी ट्रंप की तारीफ की और एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाया। लेकिन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने नाटो पीस कीपिंग फोर्स के आइडियाज को ठोकर मार दी है। ट्रंप ने पहले सीज फायर की बात की थी, लेकिन अब वो डायरेक्ट पीस डील पर फोकस कर रहे हैं, जो रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की सोच से मैच कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि वो जेलेंस्की और पुतिन के बीच एक मीटिंग अरेंज करेंगे और उसके बाद एक ट्राइलेटरल मीटिंग होगी जिसमें वो खुद भी शामिल होंगे। यूरोपियन लीडर्स चाहते हैं कि इस मीटिंग में वो भी शामिल हो। जर्मन चांसलर मर्ज ने कहा है कि ये मीटिंग 2 वीक्स के अंदर हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि वॉर खत्म करना उनके सोच से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उन्होंने क्लेम किया कि 1-2 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा कि डील बनती है या नहीं, लेकिन इशूज बढ़ रहे हैं, जैसे यूक्रेन की टेरिटरी, उसकी आर्मी का फ्यूचर, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटीज। जेलेंस्की ने साफ किया है कि यूक्रेन अपना 1 इंच भी लैंड नहीं देगा। जेलेंस्की ने यूएस, ट्रंप और यूरोपियन अलायंस को बार बार शुक्रिया अदा किया। उन्होंने फर्स्ट लेडी मेलिना ट्रंप को भी थैंक किया, जिन्होंने पुतिन को वॉर में बच्चों की मौत रोकने के लिए लेटर लिखा था। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी इस बार चुप रहे, कोई कमेंट उन्होंने नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि अगला स्टेप्स है जेलेंस्की पुतिन मीटिंग और फिर एक बड़ा समिट जिसमें यूरोपियन के लीडर भी होंगे। तो दोस्तों, ये थे क्विक वार अप ट्रंप जेलेंस्की मीटिंग का। ये एक हिस्टोरिक स्टेप हो सकता है, लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच एग्रीमेंट तक पहुंचना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि जेलेंस्की अपनी 1 इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे ट्रंप ने साफ इंडिकेशन दिया है कि जेलेंस्की अगर चाहें तो आज ही वॉर खत्म हो सकता है। इसका मतलब जेलेंस्की को पीछे हटने के लिए ट्रंप ने बोल दिया है। अगर जेलेंस्की मानता है तो वॉर रुक जाएगा, नहीं मानता है तो इसी तरीके से और ठोकर मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।